नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई 3 जिसका टॉपिक है अकबर की उपलब्धियां, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अकबर वह शासक जिसे महान कहा गया, इनके अच्छे कार्यों के लिए, जनहित कार्यों के लिए इनको याद किया जाता है और उन्हें अकबर महान की संज्ञा दी गई। तो उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी और उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे, जिनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अकबर जिन्होंने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, इन्होंने जो है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक काफ़ी लंबे समय तक जो है इन्होंने शासन किया और इस शासन काल के दौरान उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे जो है अकबर का नाम इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और उसे अकबर महान की संज्ञा भी दी गई। अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था और जब हुमायूं शेरशाह सूरी से कनौज युद्ध में पराजित हो जाते हैं और सत्ता से बेदखल होकर निर्वासित जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं और यहाँ से जो है अमरकोट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे राजा वीरसाल इनका स्वागत करते हैं और इसी के महल में जो है अकबर का जन्म जो है होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इनका जन्म जो है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जो है इनका जन्म होता है और यहीं पर अकबर को छोड़ के हुमायूं जो है ईरान की तरफ निकल पड़ते हैं और वापस 1 साल बाद वापस आते हैं और जब तक जो है उसके बाद कामरान के पास रहता है अकबर। लेकिन जब हुमायूं वापस दिल्ली सत्ता पर अधिकार करते हैं और इसके बाद जो दीन पनाह नगर की जो पुस्तकालय था, जिसे शेरगढ़ नाम दिया गया पुस्तकालय का, तो उसी शेर मंडल नाम दिया गया, तो उसी पुस्तकालय से जब हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त जो है अकबर पंजाब में था और इसी पंजाब में जब एक कलानौर स्थान है, वहाँ पर हुमायूं की मृत्यु का दुखद समाचार अकबर को प्राप्त होता है और अकबर के साथ जो है बैराम खां भी थे, जो अकबर के संरक्षक थे, जिन्होंने अकबर का काफ़ी प्रोत्साहित किया और अकबर को जो है आगे बढ़ने में काफ़ी सहयोग दिया। बैराम खां ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर को जो है आगे बढ़ने का या सुल्तान बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर जो है पंजाब के कलानौर में जब हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो है इनका संरक्षक जो है बैराम खां, वह एक ईंटों का सिंहासन बनाते हैं और इसी ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर अकबर का राज्यारोहण किया जाता है या राज्याभिषेक किया जाता है। अकबर का मूल नाम जो था वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका मूल नाम जो था जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका मूल नाम था और हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक जो है
राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक किया जाता है, यानी 14 फरवरी 1556 को। 1556 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक कल्लानौर में, विशेष याद रखना, कल्लानौर में जो है इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और उसके बाद जो है ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली की सत्ता संभालते हैं। तो अकबर, जिन्होंने अपने कार्यों के कारण महान कहे गए, उनकी कुछ उपाधियां थी। जैसे उनकी उपाधियां जो है वो दक्षिण का बादशाह इनकी उपाधि थी। उपाधि जो है दक्षिण का बादशाह, दक्षिण का बादशाह इनकी उपाधि थी। और इसके अलावा जो है इनकी उपाधि थी अर्श आसियानी। अर्श आसियानी, जो इनको जहांगीर ने कहा था, जो इनका पुत्र था, जिनका बचपन का नाम सलीम था। सलीम अनारकली वाली बात आपने सुनी होगी, फिल्म भी देखी होगी अनारकली। तो जिनका नाम सलीम था बचपन का नाम, तो इनको अर्श आसियानी की उपाधि जो है सलीम द्वारा, यानी कि अपने पुत्र जहांगीर द्वारा दी गई। और इसके अलावा जो है इसे अकबर को जो है अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था, यह डॉक्टर आरपी त्रिपाठी द्वारा कहा गया। और जो विद्वान स्मिथ थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्यों का यह जन्मजात शासक था, जन्मजात शासक था, ये स्मिथ के कथन थे। अकबर ही वह मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच में जाता था, यानी अकबर ही वह पहला मुगल शासक था जो भेष बदलकर जनता के बीच में जाता था, उनकी सुख दुख की बातें सुनता था और इस प्रकार से जा। तो इसके बाद जब शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद जो है अकबर ने राजकीय कार्य संभालने प्रारंभ किए, तो उसके बाद इनका एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्योंकि उस समय जो हेमू था, जो हिंदू था, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जब इस हेमू को बेदखल करने के लिए अकबर आक्रमण होता है, अकबर का आक्रमण होता है और इसका आपस में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है अकबर की सेना का संचालन बैराम खां द्वारा किया जाता है और जो आदिल शाह शासक होता था उसकी तरफ से जो हेमू युद्ध लड़ रहा था, युद्ध, तो दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वह था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। पानीपत द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है हेमू बड़ी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन अचानक जो है एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू जो है नीचे गिर अपने हाथी, जिसका नाम हवाई था, हवाई हाथी जो है जिस पर बैठकर वो युद्ध कर रहे थे, तो आंख पर तीर लगने से वह घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और फिर जो है इनको मुगल सेना पकड़ लेती है, पकड़ के लाया जाता है इनको, और इसके बाद जो है अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है हेमू को। और अकबर जो है अपनी तलवार हेमू की गर्दन को छूते हैं और इसके बाद बैराम खां द्वारा जो है तलवार से उसका गर्दन काट दी जाती है, उसका सिर काट दिया जाता है। इस प्रकार दिल्ली पर जो है अकबर का अधिकार हो जाता है। इसके बाद शासन चलता है पेटीकोट शासन जिसे कहा जाता है या पर्दा शासन कहा जाता है, जो 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक जो है पेटीकोट शासन की संज्ञा दी गई है। 1560 से 1562 ईस्वी तक जो है इसे पर्दा शासन कहा जाता है।
पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन भी कहा जाता है क्योंकि 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक जो है अकबर की शासन व्यवस्था या अकबर पर जो है प्रत्यक्ष रूप से जो उनका हरम था यानी हरम की जो महिलाएं थी उनका प्रभुत्व रहा इस व्यवस्था पर। और उस महिलाओं में से सबसे प्रमुख महिला थी माहम अनगा, जो वहां की जो अकबर की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। तो इसके प्रभाव के कारण जो है 1560 से लेकर 62 ईस्वी तक का शासनकाल जो है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध को जो प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार जो था वह था आरिफ कंधारी, यानी इस युद्ध का प्रत्यक्ष जो आंखों देखा दृश्य देखा था वह इतिहासकार था आरिफ कंधारी। और इसके बाद अकबर की बहुत सारी विजय बैराम खां के नेतृत्व में और आदिल शाह के नेतृत्व में बहुत सारे युद्ध लड़े गए और उन युद्धों में जो है वह अकबर विजयी हुए। तो इन विजयों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विजय थी जो अकबर ने विजय की थी, जैसे और अपना साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, यहाँ तक कि उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक जो है काफ़ी विशाल भूभाग पर अकबर ने अधिकार कर लिया था और अपने ही साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इनकी महत्वपूर्ण विजय कौन कौन सी थी इसके बारे में देखें तो सबसे पहले आता है मालवा विजय, जो उन्होंने 1561 ईस्वी में किया। और उसके बाद चुनार पर विजय 1561 ईस्वी में ही, मेड़ता पर अधिकार 1562 ईस्वी में। और यहाँ का शासक जो जयमल था वह पराजित हुआ और पराजित होकर जो है मेवाड़ के संरक्षण में चला गया, उदय सिंह के संरक्षण में चला गया जयमल। और यही जयमल था जो जयमल और पत्ता नाम से दोनों ही जो है बाद में युद्ध करते हैं और युद्ध में अकबर की सेना के सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनकी वीरता से अकबर इतना प्रभावित होता है कि उन जयमल और पत्ता की दोनों ही हाथी रूढ़ प्रतिमाएं बनाकर आगरा के किले के आगे स्थापित करवा देता है। तो जयमल पराजित होता है। उसके बाद गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, जहाँ की रानी दुर्गावती जो अपने पुत्र की संरक्षिका, जो पुत्र था उसका वीर नारायण, उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। तो अकबर की सेना उस पर आक्रमण करती है। तो रानी दुर्गावती जो है काफ़ी बहादुरी से अकबर की सेना का मुकाबला करती है अपने पुत्र के साथ, लेकिन अपना पुत्र और इसकी बहू जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी खुद जो है घायल हो जाती है और सेना शत्रु सेना से घिर जाती है। तब जो है वो अपनी कटार निकालकर खुद अपने सीने में घोंपकर आत्महत्या कर लेती है, यहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाती है अपनी आबरू बचाने के लिए। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती काफ़ी इनका मुकाबला करती है। तो गोंडवाना विजय के बाद जो है चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ विजय किया और स्वयं इस चित्तौड़ विजय के लिए जो है स्वयं अकबर विशाल सेना लेकर जाते हैं और 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को जो है चित्तौड़ का घेरा डालते हैं, दुर्ग का घेरा डालते हैं और 23 फरवरी 1568 को जो है चित्तौड़ विजय करते हैं और राजपूत केसरिया कर लेते हैं। और इसी युद्ध में जो है जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त होते हैं। जयमल को गोली मार दी जाती है जब वह दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे, तब जो है अकबर द्वारा गोली मार कर जयमल की हत्या कर दी जाती है या जयमल का वध कर दिया जाता है। उसके बाद पत्ता वीरगति को प्राप्त हो जाता है और आसफ खां को जो है चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी में, जो जहाँ का शासक सुरजन हाड़ा था ने आत्मसमर्पण कर दिया और रणथंभौर भी मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। उसके बाद कालिंजर विजय 1569 ईस्वी में और इसके साथ साथ जो है मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर पर भी अधिकार 1570 ईस्वी में कर लेते हैं, क्योंकि जब 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन अकबर द्वारा किया जाता है तो जो है 1570 में नागौर दरबार के आयोजन के दौरान जो है जोधपुर का शासक चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसके साथ साथ जो है बीकानेर का शासक कल्याण सिंह या कल्याण मल जो अपने पुत्र के साथ नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं अकबर के सामने और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इसी तरह जो है जैसलमेर का शासक हर राय भी
अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जो है मारवाड़, जो बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों ही रियासतें जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेती है। और 1570 ईस्वी तक जो है सिर्फ एक मेवाड़ रियासत ऐसी थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हालांकि चित्तौड़ विजय कर लिया गया था, फिर भी जो है मेवाड़ स्वतंत्र रियासत बनी रही। उन्होंने सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर जो है पूरे राजस्थान पर जो है अकबर का अधिकार हो चुका था, अकबर के आधिपत्य में आ चुका था पूरा राजस्थान। उसके बाद गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में गुजरात विजय होता है, और उसके बाद बिहार और बंगाल की विजय 1574 और 76 ईस्वी में बंगाल और बिहार को जीता जाता है। इसके बाद फिर से मेवाड़ विजय के लिए प्रयत्न किया जाता है, मेवाड़ विजय का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। क्योंकि पहली बार जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया था, या अकबर स्वयं जो है सेना लेकर युद्ध करने के लिए गया था, तो उस समय शासक उदय सिंह थे। लेकिन उसके बाद जो है महाराणा प्रताप शासक बनते हैं, जो बड़े ही स्वाभिमानी शासक थे और काफी वीर थे, योद्धा थे। और महाराणा प्रताप जो है इनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। अकबर कुल 4 दूत मंडलों को भेजते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और उसकी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप जो है अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। तो सर्वप्रथम जो है 4 दूतों में से कौन कौन जाते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए? तो सबसे पहले जो है जलाल खां कुर्ची, जलाल खां कुर्ची को के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा जाता है। सबसे पहले जलाल खां कुर्ची द्वारा समझाया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद जो है मानसिंह को भेजा जाता है। मानसिंह जाते हैं और अकबर महाराणा प्रताप को समझाते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं। लेकिन मानसिंह का उपहास उड़ाते हुए एक महाराणा प्रताप व्यंग करते हैं कि अपने फूफा को जाके कह देना, हाँ मैं जो है उसकी गुलामी करने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार मानसिंह भी जो है असफल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है मानसिंह के पिता भगवान दास को भेजा जाता है। उसके बाद दूसरा जो दूत मंडल होता है वो मानसिंह के नेतृत्व में जाता है, मानसिंह। और तीसरी बार जो है वह भेजा जाता है भगवान दास। भगवान दास को भेजा जाता है। भगवान दास भी इन्हें समझाने में असफल हो जाते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर लगता है टोडरमल का। टोडरमल जो अकबर का भू राजस्व प्रबंधक था, भू राजस्व व्यवस्था देखता था और इसकी दहसाला प्रणाली जो है काफी प्रसिद्ध रही है। तो इन चार जब असफल हो जाते हैं तो आखिर में जो है इनके बीच युद्ध की स्थितियां बनती है और हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में होता है। अकबर की तरफ से जो है इस सेना का संचालन बैराम खां द्वारा किया जाता है, सॉरी मानसिंह द्वारा किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो काफी प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध जो मुगलों और राजपूतों की सेनाओं के बीच में हुआ, जहां पर जो है यह युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। 21 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। मुगलों की सेना का नेतृत्व जो है मानसिंह द्वारा किया गया और जबकि राजपूत सेना का संचालन जो है महाराणा प्रताप स्वयं, प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, और इसके साथ साथ एक अफगान सैनिक था हकीम खां सूरी, सेनापति इसका था महाराणा प्रताप का हकीम खां सूरी, जिनके नेतृत्व में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है 21 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर विजयी हुए, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा अकबर जो है इस युद्ध में विजयी नहीं हो पाए। क्योंकि अकबर का उद्देश्य जो है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, उनको अब पकड़ना था, लेकिन महाराणा प्रताप को वह पकड़ नहीं पाते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है वो जंगलों में भाग जाते हैं और छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा जो है हमेशा मुगलों का विरोध करते रहते हैं। तो इस कारण जो है इस युद्ध में अकबर की विजय नहीं मानी जाती है, ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो अकबर महाराणा प्रताप के पास एक तो प्रमुख घोड़ा जिसे चेतक कहा जाता है, चेतक नाम था उसका, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके पे गाने भी बने हैं, और उसके साथ साथ एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रताप। कई बार कंपटीशन परीक्षा में पूछा भी जाता है, हाथी जो था महाराणा प्रताप का उसका नाम था राम प्रताप। ये हाथी जो है इस युद्ध के बाद इस हाथी को अकबर को दिया जाता है और अकबर जो है उसका नाम रखता है पीर प्रसाद। उस हाथी का नाम पीर प्रसाद रखा जाता है। इस युद्ध को काफी दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अबुल फजल जो इतिहासकार हुए, जो अकबर के दरबारी कवि थे या दरबार में थे, तो अबुल फजल जो इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल जो है, अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, खमनोर का युद्ध कहते हैं। और बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी जो है इसको गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। और कर्नल टॉड जो है वह ऐसे मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से युद्ध प्रसिद्ध जो कर्नल टॉड कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है इस युद्ध में विशेष ये भी बात है कि इस युद्ध में जो अब्दुल कादिर बदायूनी जो इतिहासकार था, वह एक गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए अकबर की अनुमति लेकर सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और युद्ध लड़ा था। तो जो है विशेष ये भी है कि इस युद्ध में जो है अब्दुल कादिर बदायूनी जो एक इतिहासकार था, वह अकबर की अनुमति लेकर एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और इसने जो युद्ध लड़ा गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए। तो यह काफी प्रसिद्ध युद्ध रहा। इसके बाद अकबर की राजपूत नीति, कि अकबर ने जो है राजपूत नीति एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित थी कि उसे जो है गाजर एवं छड़ी का सिद्धांत कहा जाता है। तो अकबर की राजपूत नीति जो थी वह गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि जो प्रेम से अधीनता स्वीकार कर लेता है उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए, उसकी रियासत को सारी छूट दी जाए, रियायतें दी जाए, ये सिद्धांत। और अगर कोई नहीं स्वीकार करता है तो उससे छड़ी या दंड का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार की ये आधारित थी। तो राजपूत नीति के साथ साथ उन्होंने जो है राजपूतों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाए और अधिकांश राजपूत रियासतों ने जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, और जबकि एक सिर्फ मेवाड़ जो था वह इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने, और हमेशा जो है युद्धरत रहा। तो इनके साथ साथ जो है अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। जैसे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है जब वो 1562 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा अजमेर की तरफ आ रहे थे, तो जो है आमेर का शासक जो था वह कछवाहा शासक भारमल, वह स्वयं ही जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे हरखाबाई कहा जाता है, और जो काफ़ी जोधाबाई के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि जोधाबाई का कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है, जोधाबाई कुछ दूसरा ही नाम, किसी दूसरी की पत्नी के नाम जोधाबाई माना जाता है। तो हरखाबाई का विवाह जो है इसके साथ कर दिया जाता है और स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर जाती है। और यह विवाह जो है सांभर, जो जयपुर के पास में ही सांभर है, वहाँ पे यह विवाह संपन्न होता है। इसके साथ साथ राजपूत राजकुमारियों के साथ जो विवाह किया, तो ये हरखाबाई के साथ जो है विवाह, यह पहला विवाह था जो राजपूत राजवंश की कन्या के साथ अकबर ने किया था। यह प्रथम विवाह था और
इसे जो है हरखा बाई को एक विशेष उपाधि दी गई, मरियम उज़्मानी यानी संसार की माँ की उपाधि इसे प्राप्त हुई हरखा बाई को। और इसके बाद इसी से जो है यानी इसी हरखा बाई से जहांगीर यानी सलीम पैदा हुआ था, पुत्र पैदा हुआ था। इसके बाद बीकानेर और बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राय राजपूत वंश से जो है इन्होंने भी विवाह संपन्न किया। और इसके बाद काबुल अभियान जो 1581 में हुआ, काबुल पर अधिकार, यूसुफजाइयों और रोशनजाइयों के विद्रोह का दमन किया 1585-86 ईस्वी में, और कश्मीर विजय की 1586 ईस्वी में, सिंध विजय 1591 ईस्वी में, बलोचिस्तान और मकरान विजय 1595 ईस्वी में, कंधार पर विजय 1595 ईस्वी में, दक्षिण भारत जैसे खानदेश और अहमदनगर विजय 1595 से 1605 ईस्वी तक जो है इन्होंने ये विजय किया, असीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में। तो इस प्रकार बहुत सारे स्थान यानी कि यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई अकबर को, और कई अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साथ साथ अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो जो है धार्मिक नीति भी इनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, और किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। सभी अपने अपने धर्म से धर्म के अनुसार आचरण करने को लिए स्वतंत्र थे। और यहाँ तक कि अकबर बादशाह स्वयं जो है हिंदुओं के त्यौहार भी मनाने थे, जैसे होली, दिवाली, दशहरा आदि त्यौहार जो है अकबर स्वयं मनाते थे। और इसके अलावा जो है अकबर कई बार हिंदू पोशाकों का भी प्रयोग करते थे। और एक बार जो इनकी जो राजवंश से संबंधित महिला की मृत्यु पर जो इन्होंने अपना सर भी मुंडवाया था हिंदू रीति के अनुसार। और इसके साथ साथ जोधाबाई का महल जो था बनाया गया, जोधाबाई का महल, तो उस महल में जोधाबाई यानी कि हरखाबाई जो है उसमें उसके लिए जो है एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया, जिसमें जो है जोधाबाई यानी कि हरखाबाई जो है पूजा अर्चना करती थी, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो इस प्रकार इसकी धार्मिक नीति जो है अकबर की धार्मिक नीति बड़ी ही सहिष्णुता पूर्ण थी। और इसके अलावा कुछ और नए नए प्रयोग भी किए, जैसे उन्होंने जो है इबादत खाना की स्थापना की 1575 ईस्वी में, इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की, और यह इबादत खाना हालांकि 1581 ईस्वी में बंद हो गया। इसके बाद मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में, कि मजहर की घोषणा यानी कि जो इस्लाम धर्म की व्याख्या का अधिकार जो है बादशाह स्वयं ने अपने हाथ में ले लिया, और इसे मजहर की घोषणा कहा जाता है। तो उन्होंने 1579 ईस्वी में जो है मजहर की घोषणा की। और दीन इलाही यानी कि तौहीद इलाही 1582 ईस्वी में इसको स्थापना की शुरू किया, और रविवार के दिन जो है इसमें दीक्षा दी जाती थी। एक नया धर्म चलाया, कोई कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि यह अकबर का व्यक्तिगत धर्म था, तो कोई कहते हैं कि यह सर्वधर्म समभाव की भावना से किया गया काम था, यानी कि एक विशेष प्रकार का धर्म स्थापित करना किया अकबर ने, और इसे जो है दीन इलाही या तौहीद इलाही कहा गया। लेकिन इसमें भी किसी को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, अपनी इच्छा से अगर कोई शामिल होता है तो उसका स्वागत है, और नहीं होता है तो भी स्वागत है, यानी कि किसी को इस धर्म में कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यहाँ चर्चाएं होती थी धर्म की, और प्रत्येक रविवार को जो है इस धर्म की दीक्षा दी जाती थी। हिंदुओं में जो थे वह बीरबल ही एकमात्र ऐसा हिंदू था जिन्होंने जो है इस धर्म की दीक्षा यानी दीन इलाही धर्म की दीक्षा ली थी, जबकि मान सिंह और भगवान दास ने इसकी दीक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था। तो बीरबल एकमात्र हिंदू सदस्य था इसका। इसके साथ इसके अलावा यूरोपियों से भी काफ़ी सुदृढ़ संबंध थे अकबर के, और इसके दरबार में बहुत सारे यूरोपीय यात्री इसके दरबार में आए। जिस सबसे पहले जो है थॉमस स्टीवेंस जो है वह मुगल काल में आने वाला पहला अंग्रेज था, जो 1579 ईस्वी में आया था। और इसके बाद रॉल्फ फिच वो भी इसके दरबार में आते हैं, वह 1588 से लेके 1591 के बीच जो है भारत में रहते हैं, और अकबर के काल में भारत आते हैं। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला यह पहला अंग्रेज व्यापारी था। रॉल्फ फिच जो था वह पहला अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के दरबार में आया था। और यह जो है महारानी एलिजाबेथ उस समय
रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की सम्राज्ञी थी, तो उसका जो है एक पत्र लेके आया था जो अकबर को संबोधित था। और इसके अलावा जॉन मिल्डेन हॉल ये भी आए 1599 से लेके 1606 ईस्वी तक, 2 बार ये अकबर के दरबार में आया। मॉन्सरॉट जो पुर्तगाली था, जो 1578 ईस्वी में दरबार में आया, और यह मॉन्सरॉट जो है जब अकबर का काबुल अभियान होता है, काबुल पर आक्रमण होता है, तो इस अभियान में भी मॉन्सरॉट साथ में जाते हैं, और मॉन्सरॉट को जो है मुराद का शिक्षक भी अकबर द्वारा नियुक्त किया जाता है। गोल्डी जो अकबर के काल में ही भारत आए। इसके अलावा ईसाई मशीनरियां, यानी जो प्रतिनिधि मंडल, ईसाइयों का प्रतिनिधि मंडल, 3 प्रतिनिधि मंडल जो है अकबर के शासनकाल के दौरान आए। तो पहला प्रतिनिधि मंडल जो था वह 1580 ईस्वी में आया, जिसमें एक्विवा, मॉन्सरॉट एवं एन रिक्वेज ये सदस्य थे इसके प्रतिनिधिमंडल के, जो फतेहपुर सीकरी आया था। दूसरा जो है 1591 ईस्वी में आया, जिसमें एडवर्ड लिटोन एवं क्रिस्टोफर डिवागा ये आया, ये सदस्य दल जो है लाहौर में आए। और तीसरा जो है 1595 ईस्वी में दल आया, प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें जेरोम, जेवियर, इमेनुअल पिनहेरो एवं बेनेडिक्ट डी गोइज आदि शामिल थे, जो लाहौर में अकबर से मिला था। इसके अलावा अकबर महान ने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए। लोक कल्याणकारी कार्यों में जैसे उन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी में हिंदुओं के लिए एक धर्मपुरा और मुसलमानों के लिए एवं जोगियों के लिए जो है एक खेरपुरा एवं जोगीपुरा भोजनालय खोले, जिनमें जो है हिंदू के लिए धर्मपुरा, मुसलमानों के लिए खेरपुरा, जोगियों के लिए जोगीपुरा भोजनालय खोले, जहां पर जो है मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की जाती थी इनके लिए। और इसके साथ साथ कुछ सुधार भी किए, सामाजिक सुधार किए, जैसे विवाह की उम्र जो है वह निर्धारित की गई अकबर द्वारा। लड़के की उम्र 16 वर्ष और लड़की की वर्ष 14 वर्ष जो है शादी के लिए विवाह निर्धारित की गई, उम्र निर्धारित की गई। सती प्रथा एवं शिशु हत्या पर जो है अकबर ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया अकबर के द्वारा। और इसके अलावा जो है प्रत्येक रविवार, यानी कि रविवार के दिन जो है पशु हत्या पर जो है वध लगा दिया, पशु हत्या या पशु वध पर जो है रोक लगा दी गई। और इसके साथ साथ हिंदी की शिक्षा देने की व्यवस्था भी की गई, और मदरसों में जो है हिंदू शिक्षकों यानी अध्यापकों की नियुक्ति की गई। 1562 में दास प्रथा को अकबर द्वारा बंद किया गया। 1594 ईस्वी में दासों के व्यापार, यानी जो गुलाम होते थे उनका व्यापार जो किया जाता था, उस व्यापार पर 1594 ईस्वी में पाबंदी लगा दी। 1563 ईस्वी में मथुरा अकबर गए, और इस दौरान जो है उन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, यात्रा कर 1563 ईस्वी में जब ये मथुरा गए तो जो है उस मथुरा यात्रा के दौरान जो है इन्होंने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। और इसके अलावा 1564 ईस्वी में नरहरि के कहने पर, उसके नरहरि के अनुरोध पर 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर जो है जो हिंदुओं से लिया जाता था वह जजिया कर हटा दिया गया। बाद में 1575 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया गया, और अंतिम रूप से जो है जजिया कर अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में इस कर को, जजिया कर को हटा दिया गया। 1574-75 में जो है उन्होंने सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय का या इतिहास लेखन विभाग का गठन किया। इसके साथ साथ अनुवाद विभाग का भी उन्होंने गठन किया। और इसके अलावा 1575 ईस्वी में
मध्य एशिया से प्रभावित होकर मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। अकबर ने जो है मध्य एशिया की जो मनसबदारी व्यवस्था थी उससे अकबर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है अपने शासनकाल में जो है मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया। 1577-78 में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत की। सिजदा एवं पैबोस यानी शासक को के सामने जो अभिवादन का तरीका था उसे लागू किया। सिजदा एवं पैबोस को जो है लागू किया 1577-78 ईस्वी में। और 1580 ईस्वी में जो है शासन के 24वें वर्ष जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। शासन के 24वें वर्ष में यानी कि 1580 ईस्वी में 80 ईस्वी में जो है इन्होंने साम्राज्य को 12 प्रांतों में, साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में किया। और इसके साथ साथ इसके अलावा जो है टोडरमल की जो है नई व्यवस्था जो थी आईन ए दहसाला, आईन ए दहसाला, यह व्यवस्था भी लागू की गई 1580 ईस्वी में, जिसका टोडरमल काफ़ी प्रसिद्ध हुई इस व्यवस्था के कारण जो है इनकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और इसके बाद 1583 और 84 में जो है इन्होंने इलाही या फसली संवत की शुरुआत की। इलाही संवत 1583-84 1583-84 इलाही संवत या जिसे फसली संवत भी कहा जाता है उसको प्रारंभ किया। और 1588 ईस्वी में गज इलाही या बीघा इलाही की शुरुआत की, यानी कि जमीन नापने के लिए जो है गज इलाही नाम का जो है इन्होंने प्रयोग किया। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जिस प्रकार विक्रमादित्य के शासनकाल में या शासन दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे जो काफ़ी विद्वान पुरुष थे। जिसमें से जैसे सबसे पहला नाम आता है बीरबल का, जो काफ़ी चतुर थे और अपनी वाक पटुता से जो है दरबार का मनोरंजन भी करते थे, कवि भी थे, कविताएं भी रचना करते थे। तो बीरबल का मूल नाम जो था वह महेश दास था और इसकी उपाधि जो थी वह कवि प्रिया थी। बीरबल का मूल नाम महेश दास था और इनकी उपाधि जो थी वह कवि प्रिय थी। और बीरबल जो है श्री ब्रह्म नाम से कविताएं लिखते थे। बीरबल जो है वह श्री ब्रह्म नाम से कविताएं लिखते थे। इसके अलावा फैजी थे और तानसेन थे जो संगीतज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, जिनका मूल नाम राम तनु पांडेय था। और इनकी उपाधि जो है तानसेन की उपाधि कंठाभरण वाणी विलास इनकी उपाधि थी जो अकबर द्वारा दी गई थी। इसके अलावा मानसिंह थे जिनकी उपाधि मिर्जा राजा और फरजंद थी। फरजंद यानी पुत्र, अर्थात मानसिंह को अकबर जो है पुत्र कहते थे, इसकी उपाधि फरजंद की थी। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी के काफ़ी प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैराम खां के पुत्र थे और इन्हें जो अकबर अपना पुत्र कहता था, तो ये भी इनके दरबार में थे। इसके अलावा राजा टोडरमल, जिन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किया और दहसाला प्रणाली प्रारंभ की, जिसके कारण जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, तो ये भी इनके दरबार में थे टोडरमल। और इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, ये भी इनके दरबार में थे। और अबुल फजल, ये भी इनके दरबार में थे। और इसके साथ साथ हकीम हुकाम भी इनके दरबार में थे। इस प्रकार नवरत्न जो है इस अकबर के दरबार में थे। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने यूरोप की कला एवं शिल्प में रुचि प्रदर्शित की थी। अकबर पहला वो मुगल शासक था जिसने जो है यूरोप की कला और शिल्प में जो रुचि प्रदर्शित की थी। और नामांकित चित्रों की प्रथम पांडुलिपि जो है रजमनामा तैयार करवाई गई।
इसके दरबार में कुछ चित्रकार भी थे, जैसे बसावन, दशवंत और इकबाल प्रमुख चित्रकार थे। और स्थापत्य की बात करें अकबर के, तो स्थापत्य में भी इनको काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त है। इन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो फतेहपुर सीकरी के निर्माण जैसे 1572 से लेकर 1580 तक हुआ, उसमें जो अनेक महलों का निर्माण किया गया, अनेक भवनों का निर्माण किया गया, जैसे सलीम चिश्ती की दरगाह, जो जिसके आशीर्वाद से उसका सलीम पैदा हुआ था, तो उनकी दरगाह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया। इसके अलावा जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, और पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, खास महल, नो महल, अनूप तालाब, हाथी फॉल आदि जो है फतेहपुर सीकरी में निर्मित किए गए। इसके अलावा आगरा का लाल किला निर्मित किया गया, और जो 1565 ईस्वी में, और आगरा का लाल किले में जो है काफ़ी महलों का भी निर्माण करवाया गया, जैसे जहांगीर महल, जयपुर भवन, अकबरी महल और दिल्ली दरवाज़ा आदि आगरा के लाल किले में बनाए गए। इसके अलावा जौनपुर शाही पुल जो 1562 ईस्वी में निर्मित किया गया, लाहौर का किला जो 1565 ईस्वी में निर्मित किया गया, अजमेर का किला जिसे अकबर का किला या मैगजीन का किला भी कहा जाता है, काफ़ी इस नाम से प्रसिद्ध है, मैगजीन के किले के नाम से या अकबर के किले के नाम से प्रसिद्ध है, जो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण जो है किया गया 1570 ईस्वी में। अटक का किला 1581 ईस्वी में, और इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में। इस प्रकार अकबर ने ऐसे बहुत सारे इनकी धार्मिक नीति या राजपूतों की नीति, राजपूत नीति, दक्षिण के प्रति नीति, जिसके कारण जो अकबर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और इन्हें जो है जो मुगलों की प्रमुख सत्ता वंश था, जो शत्रु वंश था, जो मुगलों का प्रमुख शत्रु वंश राजपूत विशेष रूप से, तो इन्होंने जो है राजपूतों के प्रति प्रेमपूर्ण नीति अपनाकर या वैवाहिक संबंध स्थापित राजपूतों को जो अपना सहयोगी बना लिया, जिसके कारण जो है राजपूतों का साथ इनको मिला, और इसी साथ के कारण जो है अकबर काफ़ी जो है साम्राज्य का विस्तार कर पाया और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर पाया, जिसके कारण जो अकबर महान कहलाया गया। तो ये थी अकबर की कुछ अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जिसके कारण जो अकबर महान के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।